Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 1 सितंबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिस्कस करेंगे आज के टाइम पर इंडियन मिलिट्री कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, रशिया से हम लोग आज के टाइम पर क्या क्या इक्विपमेंट्स को परचेज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हम सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे कि भारत और रशिया के बीच में आज के टाइम पर डिफेंस को लेकर रिलेशंस कहां पर स्टैंड करते हैं, प्लस बहुत सारी रिपोर्ट्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। और उन रिपोर्ट्स ने बताया है कि देखो आज के टाइम पर थोड़ा बहुत जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम भी हो चुकी है, तो आर्टिकल जबरदस्त है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक आर्टिकल को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आएगा तो उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक कमेटी को फॉर्म करने का पूरा ऑर्डर दिया है कि जो पेगासस स्पाईवेयर है इसके ऊपर वो कमेटी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि सरकार ने इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, उसको लेकर यहां पर कमेटी बनाई गई है। सारी चीजें आपको सिखाऊंगा पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। ये कमेटी किसके नाम पर बनाई गई है, कौन कौन इस कमेटी के अंदर है, सभी लोग एक से बढ़कर एक धाकड़ लोगों को यहां पर इस कमेटी में रखा गया है। क्या काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुद्दा रखा है, सब कुछ आपको यहां पर जानने को मिलने वाला है। उसी प्रकार से तीसरा आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। अभी यहां पर ग्रे हनुमान लंगूर को यहां पर डिस्कवर किया गया, तो यहां पर हम बात करेंगे ग्रे हनुमान लंगूर के बारे में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में आते ही आते हैं, तो यहाँ पर ये आर्टिकल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि बहुत सारे जो पर्सन्स हैं आज के टाइम पर वो डिसेबल देखने को मिलते हैं। तो भारत को लेकर हम लोग यहाँ पर ये डेटा एनालाइज करेंगे कि भारत के अंदर आज के टाइम पर कितने ज़्यादा लोग डिसेबल हैं, प्लस उनको क्या क्या इशूज़ फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारी अच्छी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद एक आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है, यह है कृषि उड़ान 2.0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उड़े देश का आम नागरिक। अब यहाँ पर यह कृषि क्यों लगाया गया है, किसानों को क्या फ़ायदा होगा इस उड़ान 2.0 से, आगे आपको जानने को मिलने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। उसके बाद एक और लास्ट का आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, यहाँ पर जो इकोनॉमिक एडवाइजर होता है उसका मेन काम क्या होता है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो आपको ये भी जानने को मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप लोग यहाँ पर आराम से अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और अपना सपोर्ट आप लोग बहुत ज़्यादा दिखाते भी हो। तो हमेशा की तरह आज का टारगेट है 1K प्लस लाइक्स का, तो फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को तो डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मैं आपके साथ एक क्विज को भी शेयर करता हूं और उस क्विज का आंसर आप लोग करते हो। देखो इस प्रकार का क्विज होगा, आपने क्या करना है, आज का ये जो वीडियो है इसको बहुत अच्छे से सुनना है, फिर उसके बाद वीडियो को एंड में मैं आपको ये क्विज प्रोवाइड करवाऊंगा, फिर इसको सॉल्व भी करना है। इससे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, साथ ही साथ आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस सा बूस्टअप होगा कि हाँ मैंने ये सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद रिवीजन करेंगे, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे हम लोग करंट इश्यूज को तो डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस डे का हम लोग का करंट अफेयर होता है उसका रिवीजन भी करते हैं। ठीक है, तो हमने कल संडे था, संडे में तो हमने पूरे मंथ का कंपाइलेशन अपलोड किया है, वो तो आप लोग देख लेना। लेकिन आखिरी दिन हमने जो आर्टिकल डिस्कस किए थे वो थे सैटरडे में हमने ये सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन किया था। तो क्या होगा, इसका फटाफट रिवीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी आंसर कीज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। आपने भी यहाँ पर इसका क्विज डेफिनेटली सॉल्व करा होगा। पहले क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है बीजिंग के अंदर। दूसरा, मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट का ये जो रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज किया है, उसको क्यू ने रिलीज किया है। क्यू की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। फिर उसके बाद हाल ही में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने यहाँ पर एक पॉली हर्बल मेडिसिन बनाया है ताकि जो डेयरी कैटल होती हैं, यानी कि जो गाय भैंस हो गई, इनका जो क्या होता है थन होता है, ठीक है, जहाँ से लोग दूध प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या होता है वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, कोई डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। उस डिजीज़ का नाम है मास्टिटिस। तो मास्टिटिस को सही करने के लिए एक जेल बनाया गया था, उसका नाम क्या है, मास्तिरक जेल। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन करी है यूएस गवर्नमेंट के साथ, और हम लोग अभी यूएस की सरकार से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल MK54 टॉर्पीडो, देन उसके बाद एक्सपेंडेबल चाफ एंड फ्लेयर्स को भी परचेज कर रहे हैं। टॉर्पीडो क्या होता है, चाफ क्या होता है, फ्लेयर्स क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं परसों के वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग चाहो तो परसों वाला वीडियो देख सकते हो। देन उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया था कि हमारी सरकार ने लॉन्च किया है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का फेस नंबर 2, ठीक है, ये कौन से प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किया गया था, तो उस प्रोग्राम का नाम है संकल्प। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट वाला आर्टिकल है, बात करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किस चीज की, वो है यूनाइटेड नेशन की। तो यहां पर ये कुछ क्विज थे, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुके हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हमारे यूपीएससी सिलेबस में IR आता है GS पेपर 2 के अंदर। अब यहां पर जो आर्टिकल है वो बात करता है कि आज के टाइम पर इंडियन मिलिट्री कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है रशियन इक्विपमेंट्स को लेकर। रशिया के ऊपर हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, रशिया से हम लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे वो नेवी के लिए हो, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पाओगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और उस रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री बैलेंस 2021। ओके, तो इस रिपोर्ट ने बताया कि आज के टाइम पर इंडिया बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। रशिया से हम लोग बहुत सारे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं। सेम आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, और यहीं से ये आर्टिकल लिया गया है। मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूंगा कि कहां कहां से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि आज के टाइम पर देखो हम लोगों की डिपेंडेंसी डेफिनेटली बड़ी है, लेकिन है क्या, आज के टाइम पर हम लोग अपने कंट्री के डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। आपको मालूम होगा लगातार हमारा DRDO रेगुलरली काम कर रहा है, बहुत सारे नए नए हम लोग मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स को डेवलप कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया है। पहले के मामले में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर भारत अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। आपको मालूम होगा हमने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव भी चला रखा है, उसमें हमने फोकस ये रखा है कि हम अपने कंट्री के अंदर ही डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाते रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आज के टाइम पर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हम पूरा ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को रशिया से परचेज करते हैं, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। उसके बाद एक और यहाँ पर जो रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट ने बताया कि आज के टाइम पर मैंने आपको बताया ना कि जो ये हम लोगों का ट्रेड है रशिया के साथ वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब रशिया से हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स को थोड़ा सा कम परचेज कर रहे हैं। उसके पीछे का एक रीजन तो यह है कि भारत अपने कंट्री के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहा है, हम लोग अपने इक्विपमेंट्स को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा रीजन भी है। सेकेंड रीजन यह है कि हम लोगों को यूएस की तरफ से एक टेंशन बहुत बड़ी क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने रशिया से बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज किया है। फॉर एग्जांपल S-400 एयर मिसाइल सिस्टम हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, देन उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल हो गई। ये सारे बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सटेंसिव डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि भारत परचेज कर रहा है रशिया से। अब इसको देखते हुए यूएस को काफ़ी टेंशन हो चुकी है, और यूएस यहाँ पर बोल रहा है, और एक तरीके से यूएस शुरू से ये काम करता है। यूएस के पास एक सैंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टसा सैंक्शंस। कार्टसा की फुल फॉर्म क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब यह है, मान लो चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो टर्की हो गया, कोई भी कंट्री अगर रशिया से अपने कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करती है, रशिया से आप कह सकते हो यहाँ पर S-400 सिस्टम जैसे कोई भी बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करती है, तो यहाँ पर इन कंट्रीज के ऊपर यूएस की टेंशन ये होती है कि यूएस सैंक्शंस लगा सकता है। ये यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया के और यूएस के रिलेशन काफ़ी ख़राब हैं। जो यूएस है वो यहां पर रशिया को एक तरीके से काफ़ी अपना एनिमी मानता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे के भी दो रीज़न है।
हुआ क्या है आपको मालूम होगा, 2014 में जो रशिया है इसने जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला रीजन है उसको हथिया लिया था। इससे यूएस काफ़ी नाराज रहता है। दूसरा रीज़न यह है कि 2019 में जो यूएस के अंदर इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वहां पर रशिया का बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमने देखा बीच में टांग अड़ाई है रशिया ने, उसकी वजह से यूएस नाराज रहता है। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री अगर रशिया से कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करती है तो यूएस का फोकस ये रहता है कि उन कंट्रीज के ऊपर मैं ये सैंक्शंस लगा दूं ताकि रशिया के सरकार के पास कोई पैसा आए ना, रशिया यहां पर काफी हद तक स्ट्रगल करे। आई होप आपको ये कार्ड सा सैंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज के टाइम पर यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंस ट्रेड है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया के मिलिट्री रिलेशंस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप लोग नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर जहां भी कर रहे हो, जहां पर भी इंडिया और रशिया के रिलेशंस के नोट्स को आपने बनाए हो, वहां पर आप लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे पहली चीज यहां पर एक और रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन होगा और उस रिपोर्ट का नाम है सिप्री। आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इस रिपोर्ट ने बताया है कि लगभग साल 2010 से ही रशिया से हम लोग काफी सारी चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। साल 2010 से ही हम लोगों ने बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो लगातार परचेज किए हैं। बहुत सारी डील अभी चल रही हैं, बहुत सारे डील होने वाली भी हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली यही बताया कि रिलेशंस अगर डिफेंस के मामले में बात करें, मिलिट्री रिलेशंस के मामले में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। रशियन आर्म्स बहुत ज़्यादा भारत के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये तो हमने यहाँ पर रिपोर्ट का जो हेडलाइन था वो कवर किया है कि आज के टाइम पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हम लोग रशिया से अपने आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए क्या क्या परचेज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है कि इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक अभ्यास होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इंडिया और रशिया दोनों मिलकर एक मिलिट्री अभ्यास कंडक्ट करते हैं, उसका नाम है इंद्र सीरीज। आपको ध्यान रखना है क्या नाम है उसका, इंद्र सीरीज नाम है और इसकी शुरुआत साल 2003 में हो चुकी थी। अब उसके बाद अब यहां पर आपको दो चार पॉइंट्स और ऐड करने हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिलिट्री एक्सपोर्ट की। जो रशिया है वो हम लोग को मिलिट्री के मामले में क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। आप देख पाओगे यूएस तो हम लोग को ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स देता है जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मतलब कि फिर भी नॉर्मल से होते हैं, जैसे कि C-130J आपको देखने को मिलेगा, सुपर हरक्यूल्स देखने को मिलेगा। लेकिन रशिया हम लोग को हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिसाइल देखने को मिलेगी, एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, बाय द वे सुपरसोनिक क्या होता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सुपरसोनिक के बारे में बताया है, हाइपरसोनिक के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग रशिया से ले रहे हैं S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि रशिया हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है। मैं आपको इमेजेस में दिखा देता हूं, ये आप लोग को दिखेगा, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, अब यहां पर ब्रह्मोस क्यों बोला गया है, ब्रह्मोस को बोला गया है दो वर्ड से मिलाकर, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जो कि भारत की यहां पर रिवर है, देन उसके बाद मोस का मतलब मॉस्को। ठीक है, तो यहां पर इसी वजह से इसको नाम रखा गया ब्रह्मोस। इधर आपको इंडिया का फ्लैग भी दिख रहा होगा और पीछे आपको रशिया का फ्लैग भी दिख रहा होगा। ये तो ब्रह्मोस मिसाइल हो गई जो कि हम लोग ले रहे हैं रशिया से। देन उसके बाद दूसरा आपको S-400 ये एंटी मिसाइल सिस्टम आपको ये वाला देखने को मिलेगा जो कि मिसाइल को उड़ा देगा। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने अभी देखा मिलिट्री के मामले में। अब उसके बाद आर्मी कॉर्पोरेशन में देखें तो लगभग 10,000 जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं वो हम लोगों ने खरीदे हैं रशिया से। इंडिया के चाहे वो टैंक हो, बैटल टैंक हो, वो सब भी हम लोगों ने रशिया से खरीदे हैं। जैसे कि रशियन T-72M1 हो गया, T-90S हो गया, तो ये सारे टैंक्स परचेज किए गए हैं। भारत आज के टाइम पर और भी चीज़ों के ऊपर निगोशिएट कर रहा है, जैसे कि AK-103 राइफल्स हो गई। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको मेक इन इंडिया के अंदर लाया जाए। रशिया जो है हमारे भारत के साथ मिलकर जो है इसको डेवलप करे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग रशिया के साथ मिलकर भी बना रहे हैं भारत के अंदर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने मिलिट्री के बारे में डिस्कशन किया, आर्मी के बारे में डिस्कशन किया। अब नेवल कोऑपरेशन के बारे में बात करें, मतलब नेवी के लिए, तो नेवी के लिए भी भारत ने बहुत सारी चीजों को परचेज किया है और वो भी रशिया से ही आया है। अगर हम बात करें इंडिया नेवी का, एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, ये भी यहां से रशिया से ही लिया गया है। उसके बाद नेवी का जो फाइटर फ्लीट था, मतलब नेवी का जो फाइटर फ्लीट है जिसको हम लोग बोलते हैं 43 MiG-29K। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये भी रशिया का ही है। देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। लगभग नेवी के पास जो 10 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं,
रशियन काशिन क्लास हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हम लोग के पास फ्रीगेट्स हैं, ठीक है। फ्रीगेट्स शिप होते हैं जो कि डिस्ट्रॉयर की तरह काम करते हैं। फ्रीगेट्स, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर सब अपने आप में अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास शिप है जो कि हम लोग लड़ते हैं, या फिर सबमरीन्स हैं, वो सब हम लोग रशिया ओरिजिन सबमरीन ही लिए हैं। वो सब हमारे पास रशियन ओरिजिन ही है, मतलब रशिया की तरफ से ही दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, तो मतलब रशिया का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डिफेंस के मामले में भारत के साथ, वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब एयरफोर्स के बारे में बात करें तो एयरफोर्स में भी बहुत सारे प्लेन हम लोगों ने रशिया से खरीद रखे हैं। जैसे आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स 667 प्लेन देखने को मिलेगा। फाइटर ग्राउंड अटैक फ्लीट है, ये भी यहां पर 71% तक रशियन ओरिजिन है। सुखोई हो गया, ये भी 39% तक रशियन ओरिजिन है। मिग 21 हो गया, 22% तक रशियन ओरिजिन है। मिग 29S हो गया, वो भी 9% तक रशियन ओरिजिन ही है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी मिसाइल कॉपरेशन के बारे में बातचीत की गई है। तो जैसे कि हमारा कंट्री का एक लौता जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ये भी हमने प्रोड्यूस किया है जॉइंट वेंचर के मामले में से। जॉइंट वेंचर मतलब रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। उसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम की बात आ रही है, तो ये भी हमारे पास 2021 में, मतलब इसी साल एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे पास ये डिफेंस सिस्टम भी आएगा। तो इन दोनों की ये बातचीत की गई है। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। उसके बाद ये एक लास्ट पिक्चर है, इसको भी आप लोग क्लियर कर लो। अभी आज के टाइम पर बहुत सारी डील ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे कि $5.4 बिलियन की S-400 मिसाइल सिस्टम की डील हो चुकी है। यहां पर भारत रशिया से परचेज कर रहा है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, लगभग हम लोग इसके लिए कितना पैसा खर्च रहे हैं, $3 बिलियन। उसके बाद 4 फ्रीगेट्स हो गए, उसके लिए हम लोग कितना पैसा खर्च रहे हैं, $2 बिलियन। रशिया के बारे में बात करें, सॉरी यहाँ पर अब उसके बाद बात करें कि कौन कौन सी डील अभी होने वाली है, ठीक है, कौन कौन सी हमारी डील प्रोसेसिंग में है। तो लगभग $1 बिलियन प्लस की ये डील होने वाली है, जहां पर हम लोग AK-203 असॉल्ट राइफल्स लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक और डील है जहां पर KA-226 चॉपर्स लेने वाले हैं। उसके बाद एक और डील होने वाली है जो कि जहां पर हम लोग बॉम्ब्स वगैरह लेंगे, राइफल्स लेंगे, एंटी टैंक सिस्टम्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको इसके बारे में भी क्लियर हो चुका है। तो एक क्रक्स आपको मिल चुका होगा कि हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो रशियन ओरिजिन ही देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। आपको मालूम होगा अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मंथली कंपाइलेशन कब आएगा, तो सितंबर का मंथली कंपाइलेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अब अक्टूबर का मंथली कंपाइलेशन मिलना है आप लोगों को। अरे यार सॉरी यार, मुझे एक चीज़ याद नहीं रही, मैंने यहाँ पर 1 सितंबर लिख दिया है ना, ये 1 नवंबर होगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये 1 नवंबर का वीडियो है, मैंने यहाँ पर 1 सितंबर लिख दिया है, उसके लिए रियली सॉरी। वैसे नवंबर का ही वीडियो है, ओके। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत पालना, ये नवंबर का वीडियो है। मैंने क्या करा ना, जो स्टार्टिंग का थंबनेल बनाया है मैंने उसमें सितंबर ही लिख दिया, पता नहीं कैसे यार सितंबर या फिर लिखा रह गया, कोई बात नहीं, वो चलो होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन हमारा आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। आईआर के साथ साथ पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। पेगासस क्या होता है, तो ये जो आप घोड़ा देख रहे हो ना, जिसके विंग्स हैं बड़े बड़े, इसको ही हम लोग पेगासस बोलते हैं। अभी पेगासस स्पाईवेयर क्या है, सब कुछ आपको अभी क्लियर हो जाने वाला है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर लिया है एक्सपर्ट कमेटी को। अब यहां पर आप कह सकते हो एक रिटायर्ड एक्सपर्ट कोर्ट जज हैं जस्टिस रविंद्रन, तो यहां पर इन्हीं के नाम पे कमेटी है, जस्टिस रविंद्रन कमेटी। अब ये कमेटी पेगासस केस को देखने वाली है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि सरकार ने यहाँ पर कि इसका स्पाईवेयर का यूज़ किया है या नहीं किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से निगरानी होने वाली है। मतलब आने वाले टाइम पर हम लोगों के पास और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी पेगासस स्पाईवेयर को लेकर। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को यह दिख रहा होगा। अब यहाँ पर पहली चीज़, ये पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या है, कैसे हमारे फ़ोन को ये अफेक्ट करता है, इसको हमें क्लियर करना होगा। सबसे पहली चीज़ आपको समझना है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है कि जासूसी करना, स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना। तो ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, ये अपने आप में एक मालवेयर, एक सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम लोग किसी के फ़ोन से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया पेगासस स्पाईवेयर क्या है। अब आपको एक एक करके समझना है। सबसे पहली बात, इस स्पाईवेयर को किसने
बनाया है? तो इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, उसने इसको बनाया है। लेकिन जब बनाया गया था तो मेन फोकस ये रखा गया था, हम आतंकवादियों को टैकल करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज ने इजराइल से इस स्पाईवेयर को खरीद लिया है और वही कंट्रीज अपने कंट्री के जो भी ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके ऊपर रेगुलरली ये स्पाईवेयर यूज कर रहे हैं। इसी वजह से ये चर्चा में है और उसी कारण की वजह से भारत में भी चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी जहां पर बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑफिशियल मिनिस्टर, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट के ऊपर इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है और इस स्पाईवेयर की मदद से उनके डेटा को चोरी किया गया है। ठीक है, ये चीजें यहां पर बताई गई थी। नाउ ये पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ कैसे होता है? देखो यहाँ पर किस प्रकार से यूज़ होता है। मान लो यहाँ पर व्यक्ति ए है, ये मतलब पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब यहाँ पर पर्सन ए चाहता है पर्सन बी की जासूसी करना, इसके फ़ोन का डेटा निकालना। तो यहाँ पर पर्सन ए क्या करेगा, इस स्पाईवेयर को इस पर्सन बी के फ़ोन में इंस्टॉल करवा देगा और जैसे ही इसके पर्सन बी के फ़ोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल होगा, इसका सारा डेटा फॉर एग्जाम्पल जैसे SMS हो गया, इसके फ़ोन के मैसेजेस हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, व्हाट्सएप कॉल्स हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ है इसके फ़ोन का माइक्रोफोन भी ऑन कर दिया जा सकता है। मतलब पर्सन भी कहीं अगर मीटिंग में बैठा है, इसके पास इसका फ़ोन है, तो उसके फ़ोन के माइक्रोफोन को ऑन करके उसकी बातों को सुना जा सकता है। तो इतना खतरनाक है पेगासस स्पाईवेयर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन होगा, सर ये इसके फ़ोन में जाएगा कैसे? तो जाने के पीछे का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इसके फ़ोन का जो नंबर है वो इसके पास होना चाहिए। नंबर पे मिस कॉल मारी जाएगी, मिस कॉल मारने के बाद वो पेगासस स्पाईवेयर इस व्यक्ति के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद वो जो नंबर से कॉल आई है, नंबर बाई डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पेगासस स्पाईवेयर काम कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे पिटीशंस डाले गए, बहुत सारे लोगों ने याचिका जारी करी कि देखो यहाँ पर सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम आम नागरिकों के पास राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन यहाँ पर सरकार प्राइवेसी का हनन कर रही है। इस टाइप के बहुत सारे पिटीशन गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी पूछताछ खुद ही करने की कोशिश करी कि सरकार खुद बता दे कि हाँ पेगासस स्पाईवेयर का कैसे यूज़ किया गया है, यूज़ किया है या नहीं किया है। सरकार ने यहाँ पर ना ही हाँ में जवाब दिया, ना ही ना में जवाब दिया। ठीक है, तो सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है हम अपने आप खुद जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये क्या बात है, आप खुद अपने आप इन्वेस्टिगेशन करोगे और आपने ये काम किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। गवर्नमेंट खुद प्ली कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि हम लोग खुद अपने आप इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कह रहा नहीं, आप लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, आपके लिए बनाएंगे एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, और उस कमेटी का गठन हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पर उस कमेटी का नाम है जस्टिस RV रविंद्रन कमेटी। जस्टिस RV रविंद्रन, ये व्यक्ति आप लोग को दिख रहे होंगे, ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ये, ऐसा बताया जाता है। जितने भी लोगों को यहाँ पे हायर किया गया है इस कमेटी के अंदर, वो सब अपने आप में बहुत बड़े धाकड़ लोग हैं। मैं भी आपको आगे उनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो कोर्ट ने यहाँ पर एक पैनल बना दिया है, उसके अंदर ये सारे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। देख लो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर अलग है और ये वाला पिक्चर अलग है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ। इस पिक्चर में जितने भी लोग हैं वो सब इस कमेटी के अंदर है। ये कमेटी का नाम जस्टिस RV रविंद्रन के नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर आपको इनका पिक्चर दिख रहा होगा। ये एक एक्स जज रह चुके हैं, ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को देखेंगे, नेटवर्क्स और हार्डवेयर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये काम करने वाले हैं। उसके बाद टेक्निकल कमेटी को लेकर, मतलब जो टेक्नीशियन है बहुत सारे, वो यहाँ पर आप देख पाओगे। एक है नवीन कुमार चौधरी, ठीक है, ये प्रोफेसर हैं साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक्स को लेकर, और यहाँ पर जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात के अंदर, उसके डीन भी हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टेक्नीशियन है प्रबरन बी, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये हैं। उसके बाद ये है अश्विन अनिल गुमस्ते। ये सब अपने आप में बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन, अपने आप की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस कमेटी को असिस्ट करेंगे, आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। एक है आलोक जोशी, ये फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं। उसके बाद हैं संदीप ओबराय, ठीक है, ये भी चेयरमैन है सब कमेटी के, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये सारे लोग हैं, ये नहीं याद रखना कि हाँ कौन कहाँ पे काम करता है, आप लोग इसके बारे में मत ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको नाम जो है थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। और इनफैक्ट आपको जस्टिस RV रविंद्रन जो ये नाम है, ये तो मालूम
मालूम होना ही चाहिए। ओके, तो ये लोग हैं यहाँ पर इस कमेटी के अंदर। और उसके बाद बताया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस कमेटी को देखना तो है ये सारी चीजें, साथ ही साथ कुछ लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं ताकि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे सकें, लोगों की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको एनहेंस कर सकें, लोगों के ऊपर साइबर अटैक ना किया जा सके, इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना है। तो कमेटी इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करेगी। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए कि आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है, कि आप लोग राइट टू प्राइवेसी को और कैसे इंप्रूव, कैसे सिक्योर कर सकते हो, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें और बोली है कि आप लोग को ये काम और करना है। आने वाले टाइम पर कोई ऐसा और स्पाईवेयर आकर हम लोग के ऊपर अटैक ना करे, इस चीज को इंश्योर करना, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके का तरीका बना देना जिससे कि हम लोग यहाँ पर चीज़ों जो डिवाइस है उसको देख सकें। उसके बाद आप कह सकते हो ऐसी चीज़ों को रोक सकें। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि और एक वेल इक्विप्ड इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी बनाई जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर अटैक को इन्वेस्टिगेट करेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से और ज़्यादा रिकमेंडेशन दे दी गई हैं कि आप लोग यहाँ पर और चीज़ों के ऊपर भी काम करोगे, ठीक है, ताकि हम लोग आने वाले टाइम पर भी कुछ इस प्रकार के चीज़ों से बच जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक मुद्दा ये रखा कि आज के टाइम पर जो ये हमने ये देखा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया है। और पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने का मतलब है जो राइट टू प्राइवेसी है लोगों के पास, उसका वॉयलेशन हुआ है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, आपको मालूम होगा। इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। वो था केएस पुत्तास्वामी केस, 2017 का केस था। और इसी के जजमेंट के तौर पर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। और कहीं ना कहीं इस पेगासस स्पाईवेयर ने राइट टू प्राइवेसी का हनन किया है। तो इसके ऊपर यहां पर फोकस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम पर। आई होप आपको अच्छे से ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट सेक्शन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। बात की गई है ग्रे हनुमान लंगूर के बारे में। यहां पर आप एन लगाना मैं भूल गया हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया है। डाउन टू अर्थ भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर का। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में एक पूरा का पूरा झुंड, जो ये ग्रे लंगूर्स हैं, इनका झुंड, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है सेमनोप्थेकस एंटेलस। तो नाम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोगों को एक तरीके से स्पॉट किया गया है, मतलब देखा गया है गुजरात के अंदर, इस वजह से ये चर्चा में है। तो इनको हम लोग हनुमान लंगूर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू गॉड है हनुमान जी, उनके नाम पर यहाँ पर ये हनुमान रखा गया है, ठीक है। और इस पूरे लंगूर की अपने आप में ही 16 सब स्पीशीज, छोटी छोटी और भी प्रजातियां पाई जाती हैं हिमालयाज में। उसके बाद नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब कि इंडिया में ऊपर वाले हिस्से से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार की प्रजातियां इन लंगूर्स की पाई जाती है। ग्रे कलर के होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इनके जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। लंबी सी इनकी पूंछ होती है जहां पर ये पेड़ पे लटकते वगैरह हैं। एक अच्छी सी ग्रिप मिलती है, आप देख पाओगे यहाँ पर ये पूंछ इनकी काफ़ी लंबी सी होती है। उसके बाद हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पर रहते हैं, तो मतलब कि फॉरेस्ट में तो देखो पाया जाता है ये लंगूर। फॉरेस्ट के साथ साथ जो ह्यूमन हैबिटेशन है, मतलब बहुत सारी जगह पर जो ह्यूमन रहते हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस और भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, एल्पाइन फॉरेस्ट हो गए, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पर भी ये लंगूर पाए जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सावन्ना के साथ साथ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ भूटान में, नेपाल में भी ये लंगूर्स पाए जाते हैं। इसके बारे में आपको एक आइडिया रखना है। होता क्या है, साइंटिफिक नेम आपको जरूर से ध्यान रखना है। साइंटिफिक नेम यहां पर पूछा जा सकता है। तो ग्रे लंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेमनोप्थिपिकस एंथेलस यहां पर इसका साइंटिफिक नेम है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और सोशल इश्यूज आता है जीएस पेपर 1 के अंदर। साथ ही साथ पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आप यहां पर इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। यहां पर क्या है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर हम लोग कुछ डेटा डिस्कस करेंगे और ये डेटा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। हुआ क्या है कि हमारी सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इशू कर दिया है कि मान लो कोई यहाँ पर प्लेन में, यहाँ पे कोई डिसेबल व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इशू किया गया है। ये हमारे लिए मायने नहीं है। मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को सिर्फ इसलिए लगाया ताकि मैं आपको कुछ अलग से बहुत सारी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अपने ऐसे पेपर में या फिर मेन्स के एग्जामिनेशन में यूज़ कर सको।
अब यहाँ पर आर्टिकल में क्या बात की गई है, आर्टिकल में बात की गई है, देखो डिसएबिलिटी क्या होती है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको एक तरीके से डिसेबल हो चुका है, किसी कारण की वजह से उसके बॉडी का जो कोई पार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो चुकी है, उसकी एक्टिविटी कम हो चुकी है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो चुकी है, ठीक है, उसको हम लोग डिसएबिलिटी बोलते हैं। डिसएबिलिटी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे भारत जैसे कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कॉमन सी प्रॉब्लम भी है। बहुत सारे लोग आपको डिसेबल देखने को मिलते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो 3 दिसंबर है, यानी कि 3 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज बाय यूनाइटेड नेशन के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज ऑब्जर्व किया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन के लगभग 2.2% जो ये पर्सन है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन के 2.2% जो ये पर्सन है वो फिजिकल या फिर मेंटल डिसएबिलिटी से गुजर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था। और वो रिपोर्ट आई थी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की और ये पिछले साल की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि आज के टाइम पर जो डिसेबल पर्सन है उनके साथ क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली यहाँ पर इशू है वो है डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डिसेबल पर्सन है इनके प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाता है। भेदभाव चाहे एजुकेशन के मामले में बोलें, एम्प्लॉयमेंट के मामले में बोलें, हेल्थ केयर के मामले में बोलें या फिर और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें, तो सभी जगह पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाता है। और वेमेन और जो गर्ल्स हैं, अगर कोई यहाँ पर वेमेन या गर्ल डिसेबल होती है तो उसको भी बहुत सारे सेक्सुअल या फिर और भी बहुत सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस सहने पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्थ के मामले में भी आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। जो लार्ज नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो प्रिवेंटेबल होती है, मतलब कि ज़्यादातर जो डिसेबल पर्सन है उनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मैटरनल कंडीशन हो जाती है, माल न्यूट्रिशन मतलब कि अच्छा खाना नहीं मिलता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर ये डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। हेल्थ को लेकर काफ़ी सिचुएशन बेकार सी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है, उनको अच्छे से केयर हम लोग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, अच्छे से यहाँ पर लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या है, ये डिसेबल पर्सन की जनसंख्या लगातार इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एजुकेशन के मामले में बात करें तो यहाँ पर इनको एक स्पेशल स्कूल देना चाहिए जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्रेंड टीचर्स देने चाहिए जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो डिसेबल पर्सन को एजुकेशन से बिल्कुल पीछे हटा दिया जाता है मोस्टली केसेस में। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बोला गया जो डिसेबल्ड एडल्ट्स हैं ज़्यादातर यहाँ पर वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। जो जनरल पॉपुलेशन है उनको रोजगार मिल जाता है, लेकिन डिसेबल पर्सन को बहुत मुश्किल से आप देख पाओगे रोजगार मिल रहा होता है। तो इसी वजह से इनको एक प्रॉब्लम ये भी फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, मतलब हमारे संविधान में कहाँ पर डिसेबल पर्सन को प्रोटेक्शन देने के बारे में बात की गई है, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है। जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हो उसके बाद डीपीएसपीज पढ़ते हो, तो आर्टिकल 41 डीपीएसपी का वो ये बताता है कि मतलब कि जो एक तरीके से लोगों के पास राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, मतलब हर जगह पर एक असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, लोगों के प्रति भेदभाव ना होना, इसके ऊपर मेन फोकस ये रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 41 के अंदर बताई हुई हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया और क्या क्या चीज़ें बताई गई, सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ के बारे में बताया गया, ठीक हो। जो हमारा 7th शेड्यूल है, हमारे संविधान का 7वां शेड्यूल है, वहाँ पे अंदर आपको पता होगा स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में बताया गया है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर राज्य सरकार लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर स्टेट प्लस यूनियन, मतलब हमारी राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर लॉज को बना सकते हैं, लॉज को फ्रेम कर सकते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान देना है। आपको मालूम होगा ये बेसिक सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिसेबल पर्सन को रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। स्टेट लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई बताई गई हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। प्लस डिसेबल पर्सन को लेकर भारत में बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जहां पर हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, दूसरा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तीसरा है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, चौथा है असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज फिटिंग फॉर एड्स एंड अप्लायंसेस, और पांचवा है नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज।
कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव हैं। देखो इनिशिएटिव के बारे में आपको ध्यान रखना होता है। इनफैक्ट आपको नाम तो ध्यान रखने ही रखना है, क्योंकि मेंस क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यही हैं कि इस स्कीम के बारे में बताओ और इस स्कीम के रिगार्डिंग भारत सरकार के क्या और इनिशिएटिव्स हैं। तो यहाँ पर और इनिशिएटिव्स के अंदर यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल अगेन जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात की गई है कृषि उड़ान 2.0 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन है, इन्होंने कृषि उड़े देश का आम नागरिक 2.0 को लॉन्च किया है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। अब आप कहोगे क्या किसान को उड़ाया जाएगा? नहीं। अब यहाँ पर किसान जो भी हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी क्रॉप्स को उगा रहे हैं, उनकी क्रॉप्स को प्लेन के माध्यम से, एयर के माध्यम से भेजा जाएगा। अब एयर के माध्यम से भेजा जाएगा तो इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस और भी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आगे मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर हम उड़ान की बात कर रहे हैं तो उड़ान से लेकर एक और चीज चर्चा में रहती है। अभी हाल ही में 21 अक्टूबर निकला है। 21 अक्टूबर को उड़ान डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस जो कृषि उड़ान 2.0 है, इसके अंदर क्या बताया गया, लगभग 53 एयरपोर्ट्स को कृषि उड़ान स्कीम के तहत कवर किया जाने वाला है। कितने? 53 एयरपोर्ट्स को। जो एयरपोर्ट्स होंगे, यहां से जो किसान भाइयों की क्रॉप्स होंगी उनको उड़ाकर भेजा जा सकता है दूसरी जगह पर। मतलब ऐसे उड़ाकर नहीं, यहां से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग समय में हब और स्पोक मॉडल आपको ये तैयार किए जाएंगे, आप देख पाओगे। ठीक है, मतलब कि एक मार्केट सा मॉडल आपको ये देखने को मिलेगा। एक दिन में पहले क्या होता था, यहाँ पर एक दिन की बजाय मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता था सामानों की डिलीवरी में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो किसान भाइयों को सामान है वो बहुत तेजी से डिलीवर होगा। एक दिन की बजाय 1 घंटे में यहाँ पर ये सामानों की डिलीवरी हो पाएगी। ठीक है, और जो किसानों का प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारा वेस्ट भी हो जाता था। जब यहाँ पर ये काफ़ी लंबा एक दिन के अंदर जब डिलीवरी होती थी ना, तो काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट है वो बर्बाद होता था। खत्म होने वाला प्रोडक्ट है, सड़ने वाला कुछ सामान है तो वो सड़ जाता था। लेकिन यहां पर आप कहोगे 1 घंटे में सामान पहुंच जाएगा अपनी जगह पर, तो इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस किसान भाइयों का जो ये प्रोडक्ट है वो खराब भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें सब कृषि उड़ान के अंदर बताई गई हैं। तो कृषि उड़ान को लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 में ऑन इंटरनेशनल नेशनल रूट्स के ऊपर, ताकि हम लोग फार्मर्स को असिस्ट कर सकें। फार्मर्स बेचारे यहाँ पर क्रॉप्स उगा रहे हैं, अब इनको एक्सपोर्ट करने में थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ जाता है, लेकिन अब फार्मर्स को और ज़्यादा असिस्ट किया जाएगा ताकि इनकी जो क्रॉप है उनकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, फार्मर की इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। और इनका कैसे करेंगे ये सब हम लोग यहाँ पे फोकस रखेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बाय एयर ट्रांसपोर्ट करें और जल्द से जल्द यहां पर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। अब उसके बाद जो ये कृषि उड़ान 2.0 है, ये मेन फोकस करने वाला है पेरिशेबल गुड्स के ऊपर, यानी जो गुड्स सड़ने वाले हैं वो खराब होने वाले हैं उनके ऊपर पहला फोकस रखा जाएगा। और ये कौन से एरिया से हम लोग फोकस रखेंगे? मान लो कोई हिली एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, यहां से ना प्रोडक्ट को निकाल के ले जाने में अपनी जगह पर बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब क्या होगा, इन एरिया से हम लोग आराम से क्या कर पाएंगे, आराम से यहां पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप देख पाओ, मतलब आराम से अपने डेस्टिनेशन पर ये प्रोडक्ट पहुंच पाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब ये जो 2 लाइनें बताई गई हैं वो मैंने अभी आप लोग को यहां पर ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अब इसका फीचर क्या है, इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, हमारे किसान भाइयों को काफी सारी छूट मिलने वाली है, उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हब और स्पोक मॉडल, यानी कि यहां पर हब और स्पोक मॉडल का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आराम से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा। प्लस यहां पर जो फ्राइट होता है उसके अंदर काफी छूट मिलने वाली है, जो एक तरीके से आप कहोगे चीजें महंगी हो जाएंगी ले जाने में, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर काफी सरकार सपोर्ट करेगी और उसमें भी चीजों के अंदर आप कह सकते हो काफी राहत मिलने वाली है हमारे किसान भाइयों को। प्लस यहां पर सरकार जो है अलग अलग जगह से भी और कोलैबोरेशन करने वाली है, और भी जगह पर हम लोग इस चीज को पहुंचाएंगे। प्लस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग देख सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को और भी नई नई जगह पर ले जाया जा सकता है। पहले हम लोग एक ही जगह पर फोकस करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब फार्मर्स लोग और भी जगह पर फोकस कर सकते हैं और भी दूसरी जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। प्लस जो फूड का वेस्टेज होता था, भेजते भेजते काफ़ी फूड बर्बाद हो जाता था, तो वो नहीं होगा। अब आज के टाइम पर उसकी कमी रहेगी, मतलब फूड का जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। अब ये तो सारे हुए फायदे। उसके बाद बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हमारी सरकार चलाती है फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सारे आपको और भी इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमी आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर।
तो आर्टिकल में चर्चा हो रही है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर ये इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होते हैं, अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। आर्टिकल क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, वापस से बनाया है। क्योंकि ये वाला जो काउंसिल है इसका एंड हो चुका था, सितंबर 21 में ये काउंसिल एंड हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ये फोकस रखा गया कि अब यहाँ पर इसको एक तरीके से नया काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। किसके लीडरशिप में? डॉक्टर बिबेक देब्रॉय के लीडरशिप में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ओके, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इंडियन एक्सप्रेस अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इसके बारे में बात करें तो ये जो हमारा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। यहाँ पर क्या होता है, एक इकोनॉमिक एडवाइजर होता है जो कि अपनी एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को। कौन कौन से इश्यूज़ को लेकर, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर एडवाइस देता है, एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट देने की कोशिश करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी एडवाइस दी जाती है, महंगाई को लेकर, छोटे छोटे खर्चों को लेकर, इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेकर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुझाव दिया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो चीज़ें हैं कि वो सुझाव को किस प्रकार से लेते हैं और आगे उसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को रेफर किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी यहाँ पर किसी चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ पर जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एड्रेसिंग इशू होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर यहाँ पर समझाई जाती हैं चीज़ों को। साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो अपने आप से कुछ चीज़ें समझा सकता है, कुछ चीज़ें, कुछ इशूज़ हैं जो अपने आप से मुद्दे उठाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बता सकता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने आप से कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक्स को लेकर चर्चा करती हैं। इकोनॉमिक के रिगार्डिंग बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये इकोनॉमिक एडवाइजर अपनी एडवाइस देता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इकोनॉमिक एडवाइजर। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ अब फटाफट आपको ये क्विज सॉल्व करना है। आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो क्विज में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पर कंडक्ट होती है एक मिलिट्री एक्सरसाइज, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कि यहाँ पर एक रिटायर्ड एक्सपर्ट जज हैं, और आप कह सकते हो उस कमेटी का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कमेटी पेगासस स्पाईवेयर को केस को देखने वाली है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लगभग ग्रे लंगूर्स का बहुत बड़ा झुंड हम लोगों ने गुजरात में देखा है। ग्रे लंगूर्स का साइंटिफिक नेम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल, मतलब कि यहाँ पर जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं उनको एक रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयड पीपल होता है उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे 7वें शेड्यूल में, जो हमारे संविधान का 7वां शेड्यूल है, उसके कौन से लिस्ट में मेंशन है, ये सारी बातें आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने रिलीज़ किया है एक स्कीम को, ठीक है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट करेगी हमारे फार्मर्स को, उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बाय एयर मूव किया जाएगा। उसके बाद हाल ही में हमारी सरकार ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर को। किसके लीडरशिप में ये काम किया गया है, उनका नाम बताना है, उस पर्सनैलिटी का नाम आपको यहाँ पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ये मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं क्विज के, तो उनको भी आप लोग जाकर एक बार देख सकते हो। फटाफट रिकैप ले लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कशन किया है। पहला हमने देखा इंडिया की काफ़ी हद तक मिलिट्री डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर आज के टाइम पर, चाहे वो हमारी नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हमारी मिलिट्री हो, सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर सभी के सेक्टर में कुछ ना कुछ हम लोगों ने परचेज किया है रशिया से। दूसरा हमने डिस्कस किया पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर एक कमेटी को फॉर्म कर दिया है और जो कि पेगासस स्पाईवेयर के केस को पूरा देखने वाली है। ग्रे हनुमान लंगूर अभी देखने को मिला है, स्पॉट करेगा गुजरात में, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा में थे। इसका साइंटिफिक नेम मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। उसके बाद हमने देखा काफ़ी सारे जो पर्सन है वो आज के टाइम पर भारत में डिसेबल है, इनके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, इनके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज आज के टाइम पर भारत में देखने को भी मिल जाते हैं। उसके बाद कृषि उड़ान 2.0 के बारे में, मतलब एक आंसर आपको पता चली गया है अपने क्विज का। तो कृषि उड़े देश का नाम आम नागरिक, तो यहाँ पर ये इस स्कीम को लॉन्च किया गया। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट किया जाएगा कि इनका जो क्रॉप्स है, इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकें, बाय एयर अपना प्रोडक्ट को मूव कर सकें।
उसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में आप देख पाओगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा टू द प्राइम मिनिस्टर। अभी हाल ही में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। और अभी क्या होता है इकोनॉमिक एडवाइजर, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एडवाइजर बहुत सारे जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, जैसे महंगाई हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, इंडस्ट्री आउटपुट हो गया, उन सब को लेकर एडवाइस देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।